आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किस तरीके से बना होता है। यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में हम लोग टोटल जानेंगे, उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग। साथ ही साथ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को आमीटर कैसे बनाते हैं और वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, दोनों का कन्वर्जन कैसे होता है गैल्वेनोमीटर से, इस चीज को हम लोग समझेंगे। गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम लोग करंट के वैल्यू को मापने के लिए करते हैं। फिर से एक बार, गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम लोग करंट को मेजरमेंट के लिए करते हैं, लेकिन वो करंट बहुत कम क्वांटिटी का होता है। मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में ही इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। अब इसी का एक प्रकार होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? चूंकि गैल्वेनोमीटर करंट का मेजरमेंट करता है स्मॉल क्वांटिटी के लिए, बस इसमें मूविंग कॉइल ऐड किया हुआ है। यानी गैल्वेनोमीटर का एक टाइप जिसमें एक कॉइल का, और किस प्रकार का वो कॉइल होगा? मूविंग कॉइल। ये हमने फिगर बनाया है, इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग समझेंगे कि क्या क्या कैसे कौन कौन वर्क करता है। देखिए, एक प्रकार का यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कॉइल लगा हुआ है, और ये कॉइल कैसा होगा? मूविंग होगा। यानी इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट होंगे, गैल्वेनोमीटर होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोलेंगे। अब ये वर्क कैसे करता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये वर्क किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सबसे पहले इसका प्रिंसिपल, यानी गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को क्या करता है? मेजर करता है। उस इक्विपमेंट को हम लोग गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल वही है जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, जैसे पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान से सुनिएगा, जब एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम लोग रखते हैं, तब उस पर क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स लगता है। यही अगर हम रेक्टेंगुलर कॉइल रखते हैं तो वही फोर्स टॉर्क में बदल जाता है। कैसे बदलता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। देखिए, कॉइल इस प्रकार का है। आप मानिए कि ये वाला जो आपको ये स्पिंडल दिख रहा है, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है शाफ्ट के जैसा, ये इसको हम लोग इक्विपमेंट के टर्म में या इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म में या मेजरमेंट के टर्म में स्पिंडल बोलते हैं। आप ये मानिए, ये वाला स्पिंडल, ये वाला को आप ये मानिए, इस पे ये इस प्रकार से ये कनेक्टेड है। यानी ये स्पिंडल पे ये क्या है? एक मटेरियल है। ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये मटेरियल है। इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से अगर इसको हम अटैच कर दें तो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। यानी इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये इसमें इस तरीके से ये जो आप मटेरियल है इस स्पिंडल से अटैच्ड है। अब मूविंग कॉइल क्या होता है? कॉइल कहने का मतलब वायर का एक अरेंजमेंट, क्लोज लूप। अब ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, इस पे हम लोग क्या करेंगे? कंडक्टर को क्या करेंगे? वायर को इस पे क्या करेंगे? कॉइल बना करके और इस पे रख देंगे। यानी कुछ वायर होंगे जो इस पे क्या करेंगे? इस तरीके से इस पे लपेट दिए जाएंगे या घुमा करके इस पे माउंट कर दिए जाएंगे, प्लेस्ड कर दिए जाएंगे। वही काम इसमें हुआ है। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये स्पिंडल से ये कोई मटेरियल है जो है। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं? वायर को रखते हैं। वायर इस पे रखते हैं, इस तरीके से वायर इस पे रखते हैं। अब क्या करते हैं? जैसे अगर करंट का मेजरमेंट करना होता है तो दोनों टर्मिनल को हम लोग क्या करते हैं? जहां पर भी मापना होता है उसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं। तो चूंकि सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो अब ये कंडक्टर कैसा हुआ? इसमें करंट का सप्लाई जा रहा है। हमने कल के ही वीडियो में पढ़ा था कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तब उस पर क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। यहाँ पे भी फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट रखा हुआ है, नॉर्थ और साउथ। यहाँ से फ्लक्स निकलेंगे और साउथ की तरफ जाएंगे। इस तरीके से फ्लक्स निकल करके यहाँ पे आएंगे। यानी मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा हुआ है? एक
मूविंग कॉइल रखा हुआ है। कॉइल रखा हुआ है, मूविंग इसलिए बोल रहे हैं कि जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये मूव करेगा। तो इसका प्रिंसिपल ये है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? प्रिंसिपल ये है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग रखते हैं तब उस पर क्या लगता है? एक फोर्स लगता है, और इसी की वजह से ये क्या करता है? वर्क करता है। तो इस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। अब जैसे फोर्स कैसे लगता है, चलो देखिए, ये मान लीजिए, आप ये मान लीजिए इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, ये वाला आपको जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ से इस पे वायर लपेटे हुए हैं, यानी इस पे वायर माउंटेड है। हमने कल बताया आपको कि आप मैग्नेटिक फील्ड है, आप यहाँ पे मानिए, उसको छोड़िए, आप यहाँ से नॉर्थ मानिए और इस एंड को आप साउथ मानिए, यानी इधर से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल करके इस तरफ क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं। तो अगर इस तरफ जा रहे हैं तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इस डायरेक्शन में है। अब इसमें हम करंट अगर फ्लो करवाएं, समझिए ये करंट अगर फ्लो करवाएं तो कैसे होगा? वायर अगर इसमें यहाँ पे दिया हुआ है तो इस तरीके से लपेट करके क्या हुआ है? दिया हुआ है। तो मानिए कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाते हैं, तो बात समझिए यहाँ पे टॉर्क क्यों लगता है? ये जो फोर्स है वो टॉर्क के रूप में कैसे चेंज होगा? ये जो आपको मटेरियल दिख रहा है, प्लेट के जैसा दिख रहा है, ये इससे कनेक्टेड है। आप देख रहे हैं कि अगर करंट आप फ्लो करवाते हैं तो एक एंड पे करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है और एक एंड पे करंट का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है। अब हम लोग फोर्स का अगर नियम लगाते हैं इसमें कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, उस नियम को अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तब कौन सा रूल था? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तीनों फिंगर को क्या करें? परपेंडिकुलरली अगर स्ट्रेच करें और इस वाले को मैग्नेटिक फील्ड यानी मिडिल फिंगर को इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन या करंट का डायरेक्शन, इसको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो जो हमारा थंब होता है वो क्या बताता है? क्या बताता है? फोर्स का डायरेक्शन बताता है, यानी किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे समझिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है, करंट का डायरेक्शन इस एंड पे इधर है, अपवर्ड है, तो करंट का डायरेक्शन ये मिडिल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर, तो देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके से। तो जो फिंगर है, थंब है, वो किधर? डाउनवर्ड, यानी इस एंड पे जो फोर्स लग रहा है इधर लग रहा है, इधर से इधर लग रहा है, यानी ये अब इसको इस यहाँ पे जो कंडक्टर है वो इनवर्ड की ओर क्या होंगे? पुश होना चाहेंगे। लेकिन एक एंड इसका किससे कनेक्टेड है जरा आप समझिए, ये स्पिंडल पे ये माउंटेड है, तो यहाँ पे फोर्स लगे तो ये क्या होंगे? इस तरीके से रोटेट करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि एक एंड इसका फिक्स है, तभी तो बोलते हैं टॉर्क, इसी को तो बोलते हैं कि फोर्स किसी मटेरियल पे लगता है और उसका एक एंड फिक्स होता है, तो टॉर्क होता है कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो, और जो इसका परपेंडिकुलर लेंथ है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? टॉर्क होता है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है? इस एंड पे टॉर्क लग रहा है, इस एंड पे हम देख रहे हैं कि इनवर्ट की ओर टॉर्क लग रहा है। जरा इस एंड पे देखिए, इस एंड पे करंट का डायरेक्शन क्या है? नीचे की ओर है। अब यहाँ पे भी रूल लगाइए, ये वाला क्या? करंट का डायरेक्शन, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये फोर्स का डायरेक्शन। तो देख रहे हैं कि इस एंड पे इनवर्ट की ओर लग रहा है और इस एंड पे आउटवर्ड की ओर, तो ये क्या करता है? ये मूव करना, इस तरीके से ये क्या करेगा? अभी ऐसे था, तो अगर इस डायरेक्शन में फील्ड और फोर्स लगते हैं तो ये इस तरीके से क्या करना चाहेगा? रोटेट करना चाहेगा। और यहाँ पे कनेक्टेड है इससे पॉइंटर, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंटर। अब जरा ये स्टैटिक कंडीशन में, शुरू के कंडीशन में करंट फ्लो करवाए तो कुछ इस तरीके से ये डिफ्लेक्ट किया, तो हमारा जो रीडिंग लिखा हुआ रहेगा उससे रीडिंग पता चल जाएगा। यानी प्रिंसिपल क्या है इसका कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है और इसी की वजह से क्या होता है? इसमें मीटर का रीडिंग या करंट का रीडिंग लिया जाता है। अब आगे हम लोग समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, किस प्रकार से ये बना है। तो कंस्ट्रक्शन में किस प्रकार से बना है, डायग्राम क्या है, सबसे पहले समझिए। इसमें एक स्पिंडल होता है, जो मेन आपको साफ दिख रहा है, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है, इसको यहां बोला जाता है स्पिंडल। आप सॉफ्ट बोल सकते हैं, यानी सॉफ्ट है। सॉफ्ट किसके सहारे से? बेरिंग के सहारे से, जिसको बेरिंग बोलते हैं। बेरिंग पे क्या है? ये माउंटेड है, इस प्रकार से माउंटेड है, ये फ्रीली घूम सके। आप इसको ये मान लीजिए स्पिंडल है, आप इसको टाइट से बांध दीजिएगा, टाइट कर दीजिएगा तो ये घूमेगा, इस पे फोर्स लगेगा तो घूमेगा? नहीं घूमेगा। तो इस प्रकार से इसको माउंट करना है कि रोटेट करे, जब भी इस पे मैग्नेटिक कॉइल पे फोर्स लगे इसके कॉइल पे तो ये रोटेट करे, ये जितना कम हो सके कम फ्रिक्शन लगाए और उसको रोके नहीं मूवमेंट करने से। दूसरा इसमें आपको दिख रहा है, ये सबसे पहले क्या बताया कि ये एक स्पिंडल है जो बीयरिंग के माध्यम से माउंटेड है केसिंग पे। केसिंग मतलब जो इसका आउटर बॉडी है उस पे माउंटेड है। दूसरा जो आपको दिख रहा है ये है स्प्रिंग।
क्या है ये? स्प्रिंग। ये बना किस चीज का होता है? तो फॉस्फर ब्रोंज का। फॉस्फर ब्रोंज का बना होता है ताकि ये स्प्रिंग जल्दी खराब नहीं हो। स्प्रिंग का काम क्या होता है ऐसे समझिए। अभी मान लिया जाए ये स्पिंडल है, इससे पॉइंटर लगा हुआ है, इसमें कॉइल भी लगा हुआ है। जैसे ही करंट क्या करें, लगाएं, तो करंट की वजह से इसमें फोर्स लगा, घूमना शुरू कर दिया। तो घूमना शुरू कर दिया, इसमें फोर्स लग ही रहा है, तो ये कितना घूम जाए इसका कोई लिमिटेशन है? मार लेगा 3-4 राउंड घूम जाएगा। बताइए रीडिंग में कितना होता है? 0 से लेकर के 180 डिग्री इतना दिखाया हुआ रहता है। और अगर ऐसा होता तो घूमते घूमते 4-5 राउंड लगा लेता, तो कितना करंट का वैल्यू होता? नहीं पता चलता। इसीलिए ये स्प्रिंग लगा होता है। यानी स्प्रिंग क्या करता है कि जिस डायरेक्शन में ये कॉइल घूमता है, कॉइल पे या स्पिंडल घूमता है, उसके अपोजिट में स्प्रिंग काम करता है। किसमें? अपोजिट में। और इसके द्वारा जो फोर्स रोकने का काम करते हैं, जो ये स्पिंडल घूमेगा रोकने का जो काम करता है, इसके द्वारा जो टॉर्क लगाया जाता है उसको कौन टॉर्क बोलते हैं? कंट्रोलिंग टॉर्क बोलते हैं। कौन टॉर्क बोला जाता है? कंट्रोलिंग टॉर्क बोला जाता है। इसके द्वारा, तो स्प्रिंग के द्वारा जो टॉर्क लगाया जाएगा उसको कौन सा टॉर्क बोला जाएगा? कंट्रोलिंग टॉर्क बोला जाएगा। तो ये था स्प्रिंग। नेक्स्ट है, इसी स्पिंडल पे क्या है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल क्या है? माउंटेड है विद द हेल्प ऑफ मटेरियल या प्लेट। अब कॉइल, आपको ये जो वायर लपेटा हुआ दिख रहा है, वायर ऐसे हवा में तो नहीं रहेगा, कुछ मटेरियल होंगे। उस मटेरियल पे क्या है? उस मटेरियल के माध्यम से ये कॉइल क्या है? रेक्टेंगुलर कॉइल क्या है? स्पिंडल पे क्या है? माउंटेड है। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले एक स्पिंडल होता है जो ज्वेल्ड बेयरिंग के माध्यम से केजिंग पे क्या है? माउंटेड है। स्प्रिंग का काम है कि जो फोर्स, जिस फोर्स की वजह से जिस डायरेक्शन में रोटेट करे उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क लगाना। उसके बाद कॉइल क्या है? कॉइल एक मटेरियल के माध्यम से, रेक्टेंगुलर कॉइल स्पिंडल पे ही क्या है? माउंटेड है, जहां से परमानेंट मैग्नेट जो है अपना फ्लक्स क्या करता है? सेटअप करता है। और इसी कॉइल से क्या होता है? वो फ्लक्स क्या करता है? लिंक करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये पॉइंटर है। पॉइंटर आप देखे होंगे, कभी मेजरमेंट किया होंगे कोई चीज का, तो जो डिफ्लेक्ट होता है, जो मेजरमेंट करता है, जो बताता है कि हाँ इतना से इतना मूव किया तो इतना करंट का फ्लो होगा, या इतना स्पीड से। बाइक में देखे होंगे, बाइक में क्या होता है? कांटा लगा होता है, बिल्कुल कांटा। तो उस कांटा को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंटर बोलते हैं। ये जितना हल्का हो सके वो बेहतर है। ये थे इसको कंपोनेंट। ये जो दिख रहा है परमानेंट मैग्नेट, चूंकि ये परमानेंट मैग्नेट रखा हुआ है इसलिए इसका पूरा नाम हो जाता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ये टाइप हो गया। अब इस पे जितना भी, अगर हम गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर कहेंगे, PMMC टाइप गैल्वेनोमीटर। अगर अमीटर बनाते हैं इसको तो PMMC अमीटर, PMMC टाइप अमीटर। वोल्ट मीटर बनाते हैं तो PMMC टाइप वोल्ट मीटर। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन। आगे हम लोग समझते हैं कि इसका वर्किंग क्या है और वो कैसे काम करता है। कंस्ट्रक्शन हो गया, डायग्राम हो गया, उसके बाद क्या है? डायग्राम के बाद वर्किंग। देखिए वर्किंग क्या है? वर्किंग, जब ये दोनों टर्मिनल को, मान लिया जाए कि कोई सप्लाई है, हमने यहाँ सर्किट, कोई बल्ब जल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ये क्या है? बल्ब है। चलिए बल्ब बना लेते हैं। ये बल्ब है। अब ये बल्ब है, इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, सप्लाई कहीं जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा होगा, और इसमें हमको मेजर करना है कि कितना करंट इसमें क्या होगा? फ्लो होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसके दोनों टर्मिनल को क्या करना है? इसमें सीरीज में कनेक्ट कर देना है। यानी एक तरफ से इधर से करंट जाएंगे और इधर से निकल करके क्या हो जाएंगे? वापस आ जाएंगे। हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो जितना करंट इसमें बल्ब में जा रहा था, अब उतना ही करंट का वैल्यू क्या होगा? इसमें जाएगा, इस कॉइल में जाएगा। अब क्या हो गया कि जैसे ही हमने इसको, इस गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल को इससे कनेक्ट किया, सप्लाई से कनेक्ट किया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, हमने करंट को फ्लो करवा दिया। करंट के फ्लो करने की वजह से क्या हुआ? इस पे फोर्स लगा और ये क्या किया? ये मूव किया। आप इसको समझिए पॉइंटर, ये वाला जो आपको निकला हुआ है इसको पॉइंटर। चलिए इसको पॉइंटर नहीं बना देते हैं। चलिए देखिए ये हो गया पॉइंटर। अभी स्टैटिक कंडीशन में था, जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो ये इस तरीके से था। जब इसमें करंट फ्लो हुआ तो ये कुछ इतना डिफ्लेक्ट हुआ, इतना डिफ्लेक्ट हुआ। यहाँ पे समझिए, इसको डिफ्लेक्ट ऐसे है स्टैटिक कंडीशन में। जब ये क्या होगा? मूवमेंट करेगा तो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, घूमेगा। तो ये जितना डिफ्लेक्शन हुआ, ये रीडिंग लेने के लिए यहाँ पे क्या लगाया हुआ रहता है? एक पट्टी लगाया हुआ रहता है जिस पे लिखा हुआ रहता है।
तो इस तरीके से जब करंट फ्लो करवाते हैं तो ये मूवमेंट करता है, और मूवमेंट करने की वजह से यानी फोर्स लगने की वजह से मूवमेंट करता है, और मूवमेंट करने की वजह से पॉइंटर के सहायता से हम लोग क्या कर लेते हैं, रीडिंग ले लेते हैं। किसी के मन में सवाल आ रहा हो कि ये इस तरीके से घूमेगा तो ये इस तरीके से रीडिंग कैसा देगा, भाई ये दिखाने के लिए है। अब यहाँ पे 3D तो है नहीं कि दिखा सकते हैं, तो ये पॉइंटर क्या करता है, रीडिंग को बताता है। अब रीडिंग को कब बताता है जरा समझिए, इसके द्वारा जो टॉर्क यानी जो कॉइल के द्वारा जो टॉर्क लगाया जाता है, टॉर्क बराबर होता है F इंटू आर। और कौन सा होगा, F बराबर क्या हम लोग कल पढ़े थे, IBL साइन थीटा। और चूंकि थीटा का वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री होता है, तो जिसका वैल्यू 1 होता है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग निगलेक्ट करते हैं, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, F का वैल्यू IBL, I करंट का जितना फ्लो होगा इसमें वो, B इसका मैग्नेटिक फील्ड, L ये वाला लेंथ होता है, ये A वाला लेंथ होता है, ये वाला लेंथ को हम लोग L बोलते हैं। अब ये R क्या है, तो R ये वाला डिस्टेंस होगा, हमने बताया भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस जगह से घूम रहा है, ये वाला क्या हो जाएगा R। तो बताइए जरा इसका एरिया अगर लिखना हो, अगर इस लेंथ मिल गया, ये R मिल गया, तो हम लोग इसका एरिया नहीं लिख सकते हैं, तो L और R के बदले कहीं एरिया भी लिखा हुआ रहेगा, तो घबराने वाली बात नहीं है, बात समझिएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे IBL R, साइन थीटा को निगलेक्ट कर दी। अब यहाँ से देख रहे हैं कि जो करंट फ्लो करवाने की वजह से, सपोज कीजिए करंट फ्लो करवाने की वजह से इसमें इधर अभी स्टैटिक कंडीशन में है, करंट फ्लो होने की वजह से इतना टॉर्क लगा, तो इतना यानी ये यहाँ से यहाँ चला गया। क्या बताइए यहाँ से यहाँ जाने के बाद इसमें टॉर्क लगना बंद हो गया करंट की वजह से? नहीं, यहाँ से यहाँ जाने के बाद क्या इस पे करंट फ्लो होना बंद हो गया? करंट फ्लो होना बंद नहीं हुआ है, फिर भी ये रुक क्यों गया? यही बात होता है, रुकने का कारण क्या है? स्प्रिंग है। आप जितना ज्यादा इसमें करंट फ्लो कीजिएगा, जितना ज्यादा करंट फ्लो किया, इस किसके प्रोपोर्शनल है? ये जो टॉर्क है TD, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं, जो मेन टॉर्क है जिसकी वजह से घूमता है पॉइंटर, इस टॉर्क को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। फिर से एक बार, जिसकी वजह से पॉइंटर रोटेट करता है उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये किसके प्रोपोर्शनल है? क्योंकि आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, ये किसके प्रोपोर्शनल है? आई के। यानी जितना करंट आप फ्लो कीजिएगा उतना ही ज्यादा इसमें क्या होंगे? टॉर्क लगेंगे। तो जरा बताइए कि अभी हमने टॉर्क इसको घुमा रहे थे, अभी हम सप्लाई में कनेक्ट किए हुए हैं, अभी जब ये स्टैटिक कंडीशन में था तब इसमें करंट फ्लो हुआ जिसकी वजह से टॉर्क लगा। क्या अभी हमने इसको बंद कर दिया सप्लाई देना कि ये रुक गया यहाँ करके? नहीं, ये इसलिए रुका क्योंकि जितना टॉर्क इस करंट की वजह से लग रहा था, मान लीजिए कि टॉर्क का वैल्यू यानी 5 हो गया न्यूटन मीटर, ऐसे समझिए न्यूटन मीटर, 5 मीटर लगा, 5 न्यूटन मीटर। तो 5 न्यूटन मीटर जाने के बाद ये 5 न्यूटन मीटर तो इस पे हमेशा लग रहा होगा, क्योंकि अभी इसमें करंट का वैल्यू को हम बंद नहीं किए हैं। लेकिन अब स्प्रिंग जो होता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाता है? टॉर्क लगाता है। तो आप ऐसे समझिए, स्प्रिंग को जैसे जैसे आप घुमाइएगा वो और टाइट होता जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि आप जितना टॉर्क लगा रहे हैं, यानी कॉइल के द्वारा जितना टॉर्क लगाया जा रहा है उतना ही टॉर्क स्प्रिंग के द्वारा लग जाएगा। यानी टॉर्क जो TD होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा? कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा। यानी एक ये स्टैटिक कंडीशन में इसको घुमाने के लिए इस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, ये स्टैटिक कंडीशन है, इसको इस डायरेक्शन में घुमाने के लिए टॉर्क लग रहा है। तो जो स्प्रिंग लगा हुआ है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसको रोकने के लिए टॉर्क लगा रहा है। तो जब कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा? पॉइंटर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और पॉइंटर रुक जाएगा तो जितना डिफ्लेक्ट हुआ है उतना से हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे। वहां पे लिखा हुआ रहता है कि हाँ इतना घुमा, 1 0 1 2 3, अगर यहाँ पे आकर के रुका तो 3 एम्पियर। अब देखिए क्या होता है, जब इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, समझिए बात को, जब इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाता है तो यही जो कंट्रोलिंग टॉर्क था इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यही कंट्रोलिंग टॉर्क इसको वापस 0 के कंडीशन में कर देता है। अगर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं रहता तब बताइए क्या होता? पहला कंडीशन तो होता कि ये अगर यहाँ से शुरू होता तो जहां तक एंड था इसका वहां जाकर के रुकता, अगर कोई रोकने वाला नहीं था तो ये घूमते रहता इस तरीके से। लेकिन अगर यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है तो तब तक ये नहीं रुकेगा जब तक स्प्रिंग के और क्या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों बराबर नहीं हो जाए। पहला कंडीशन, यानी अगर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं रहता तो ये घूमते रहता। दूसरा कंडीशन है कि अगर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता तो सपोज कीजिए कि ये यहाँ से जाकर के यहाँ रुका था,
तो इसको वापस ले जाने वाला, फिर से इनिशियल कंडीशन ये अपने आप नहीं पहुंचता अगर कंट्रोलिंग टॉर्क यानी स्प्रिंग अगर नहीं होता तब, इसलिए कंट्रोलिंग टॉर्क जरूरी है। अब जरा समझिए कंट्रोलिंग टॉर्क कहने का मतलब क्या होता है, ये मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है टीडी जो होता है, टीडी जो होता है हमने क्या बताया, ये टीडी जो है करंट के प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा। जो टीसी होता है, दूसरा है कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क यानी टीसी, कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। अब ये थीटा के कैसे प्रोपोर्शनल होगा, आप ऐसे समझिए, स्प्रिंग जितना ज्यादा ऐठाएगा, ऐठाना मतलब समझ रहे हैं, जितना ज्यादा वो घूमेगा, जितना ज्यादा उसमें जितना ज्यादा आप इसको घुमाइएगा उतना ही ज्यादा ये स्प्रिंग क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, जिससे इसमें और फोर्स लगाएगा। आप ऐसे समझिएगा, आप स्प्रिंग को अगर देखे होंगे जितना उसको घुमाते हैं उतना ही ज्यादा वो टॉर्क लगाता है। आप एक खुला स्प्रिंग को पहले रखिए और फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको घुमाइए, तो जिस डायरेक्शन में वो ज्यादा फोर्स लगाता है वहां पे समझिए। यानी कंट्रोलिंग टॉर्क कहने का मतलब हुआ कि जितना ज्यादा उसको आप रोटेट करवाइएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा। इस बात से समझिए, स्प्रिंग में, स्प्रिंग अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो जितना इसको ऐठिएगा, ऐठना मतलब समझ रहे हैं, हाँ, जितना उसको ऐठिएगा घुमाइएगा, ऐठिएगा मतलब नहीं समझ रहे, घुमाइएगा उसको, उतना ही ज्यादा वो रोकने का काम करता है। स्प्रिंग क्या करता है, रोकने का काम करता है। यानी वो थीटा के प्रोपोर्शनल, घुमाने का आने का मतलब क्या, थीटा ही तो एंगल ही तो होता है इसका मतलब। थीटा का मतलब 10 डिग्री 20 डिग्री, आप अगर 25 डिग्री घुमा दिए तो आप ज्यादा वो रोकेगा, 50 डिग्री घुमा दिए तो आप और ज्यादा रोकेगा, अब 500 डिग्री घुमा दिए तो और ज्यादा रोकेगा। समझ लो बात को। यानी कंट्रोलिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, थीटा के प्रोपोर्शनल। अब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, के मानते हैं कांस्टेंट। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। यहाँ से जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, थीटा के। टीडी हम अभी अभी देखे किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। तो हम ये वाला सारा का सारा टर्म इसमें क्या है, कांस्टेंट है, इसके बदले हम एक कांस्टेंट लिख देते हैं। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा करके पी आई लिख देते हैं। ये दूसरा इक्वेशन हुआ, इसको मिटा के शुरू से लिखते हैं। देखिए जो कंट्रोलिंग टॉर्क है, कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, थीटा के, इसलिए के थीटा फर्स्ट। दूसरा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है, टॉर्क डी बराबर आई बी एल आर। ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से टी डी प्रोपोर्शनल टू, इसके बदले हम कुछ लिख दे रहे हैं, इन जो कांस्टेंट है उसके बदले दूसरा चीज एक पी लिख दे रहे हैं, और क्या हो जाएगा, आई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, अब ये रीडिंग कब देता है, जब कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, एट इक्विलिब्रियम। टी डी बराबर टीसी, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तभी तो स्पिंडल रुकेगा, यानी पॉइंटर दिखाएगा कि हाँ इतना करंट फ्लो हो रहा है। तो बताइए टीडी का वैल्यू कितना, पी आई बराबर टीसी का वैल्यू कितना, के थीटा, यानी आई का जो वैल्यू होगा के बाई पी इंटू थीटा। के बाई पी कॉन्स्टेंट है तो हम इस कॉन्स्टेंट को हटा देते हैं और प्रोपोर्शनल कर देते हैं। यानी जो करंट का वैल्यू होगा वो किस चीज को दिखाएगा, किस चीज को दिखाएगा, थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना ज्यादा घूमेगा, इतना ज्यादा एंगल बनाएगा, उतना ही क्या होगा, करंट का वैल्यू होगा। तो ये था गैल्वेनोमीटर इक्विपमेंट, यानी गैल्वेनोमीटर करंट के हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये जो इक्विपमेंट है वो बहुत कम करंट को मापता है। आई बराबर जो मापता है वो मिली एम्पियर में मापता है, माइक्रो एम्पियर में करंट को मापता है। लेकिन क्या जो सर्किट आप देख रहे हैं बल्ब जलाने के लिए इतना एम्पियर का जरूरी होता है, नहीं। यहाँ पे जो जरूरी होता है 5 एम्पियर, जो घर में इक्विपमेंट लगे होते हैं 5 एम्पियर तक जनरली वर्क करते हैं। ज़्यादा बड़ा इक्विपमेंट जैसे फ्रिज ये सब हो गया वो 15 एम्पियर पे वर्क करते हैं। और ये इक्विपमेंट माप कितना सकता है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। तब ज़्यादा करंट को मापने के लिए, ज़्यादा वोल्टेज को मापने के लिए, अच्छा इसी चीज़ को हम वोल्टेज भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो रीडिंग बनाया हुआ है, इसका बनाया हुआ है, ये आप करंट बोल सकते हैं, जनरली करंट के लिए होता है, लेकिन वोल्टेज के टर्म में अगर इसको स्टैंडर्ड बनाया हो तो वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है, लिख सकता है। तो ये
कम करंट के वैल्यू को मेजर करता है, लेकिन ज़्यादा करंट के वैल्यू को मापने के लिए हम लोग इसी इक्विपमेंट में कुछ अरेंजमेंट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट के वैल्यू को क्या कर सकें, मेजर कर सकें। अब कैसे गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाते हैं इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ये है गैल्वेनोमीटर, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। अब जरा सपोज कीजिए कि ये जो IM है वो गैल्वेनोमीटर से फ्लो कर रहा है। ये मेजर कितना कर सकता है, ये मेजर कर सकता है मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में। और अगर हम लोग अपने सर्किट में डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर दें तो 5 एम्पियर अगर इसमें देंगे तो बताइए ये गैल्वेनोमीटर काम करेगा? ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जल जाएंगे इसके कॉइल। इस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, जितना ये मेजर कर सकता है उतना ही करंट इसमें फ्लो करेंगे। बाकी करंट को हम लोग क्या कर देंगे, अदर से इस यानी ये मीटर से, गैल्वेनोमीटर से बाईपास कर देंगे। क्या कर देंगे, बाईपास कर देंगे। और जब गैल्वेनोमीटर का सर्किट खत्म हो जाएगा तब फिर से इसी को इसी में जोड़ देंगे। यानी ये जितना मेजर कर सकता है उतना ही करंट अब इसमें फ्लो करेंगे। अब यहाँ से हम कितना भी करंट दें, ये जितना मेजर कर सकता है उतना ही तक लिमिटेशन इसका बना हुआ है। दिक्कत की बात यह है कि हम यहाँ पे कितना, कौन सा सर्किट, कौन सा रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए कि इधर कनेक्ट करे और मेरा इक्विपमेंट खराब नहीं हो। ऐसे सपोज कीजिए ये माप सकता है IM का वैल्यू। देखिए अब बात समझिए, एक यहाँ पे I, अब इसमें जो वैल्यू हो रहा है ISH हम लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, बात आइए बताते हैं। यानी जो बाईपास करते हैं करंट, यहाँ पे एक स्मॉल रजिस्टर लगा जाता है, स्मॉल रेजिस्टेंस का वैल्यू, और इसको बोलते हैं हम लोग शंट। क्या बोलते हैं, शंट। इसीलिए शंट के द्वारा जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ISH बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ISH। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का इसका वैल्यू है वो क्या है, RSH। देखिए होता क्या है, अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या करते हैं, ज्यादा लगा देते हैं, तो बताइए तो यहाँ के तुलना में, चूंकि ये कॉइल था, कॉइल का रेजिस्टेंस है जो अभी हमने देखा, कॉइल का रेजिस्टेंस है, आप यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा तो इधर से क्यों करंट फ्लो होगा, वो उधर से ही नहीं जाना चाहेगा। इसीलिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है उसका वैल्यू क्या होता है, कम होता है। यानी अगर हमको गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना हो, ध्यान रखिएगा हम अमीटर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना है तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल वैल्यू के रेजिस्टर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। तब इसके द्वारा क्या बन जाएगा, गैल्वेनोमीटर बन जाएगा। गैल्वेनोमीटर से क्या बना दिए, हम अमीटर बना दिए। अब इस RSH का वैल्यू कितना होगा, इस चीज को हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। हम कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़ा सा वहां पे ध्यान दे दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे सपोज कीजिए कि टोटल करंट I फ्लो हो रहा है, हमको I करंट को मेजर करना है, लेकिन ये माप कितना सकता है, IM के वैल्यू को माप सकता है। कौन, ये जो इक्विपमेंट है वो। अब इसको हम बाईपास कर देंगे यहाँ से, कितना, ISH। तो टोटल क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, IM इंटू ISH हो जाएगा। I बराबर IM प्लस ISH हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग माप सकते हैं। सपोज कीजिए कि इसमें अगर 5 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा तो हम लोग टोटल मान लेंगे या एजम्पशन कर लेंगे इसके द्वारा कैलकुलेट करके कि जो इसमें टोटल करंट फ्लो हो रहा है, टोटल सर्किट के द्वारा हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को। अगर इसमें 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, माइक्रो एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कि हाँ जो I बराबर टोटल वैल्यू है वो कितना है, 1 एम्पियर है। ऐसे समझिए, अगर इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 5 मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर, तब टोटल करंट का वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर। अगर इसमें 10 माइक्रो एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है तब टोटल करंट का वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर है। अगर इसमें 15 माइक्रो एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है तब टोटल I करंट का वैल्यू कितना है, 3 एम्पियर है। इस तरीके से इस चीज को वैल्यू को हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जो बात समझना है कि अमीटर बनाने के लिए हम लोग मेनली करते क्या है, हम लोग अमीटर बनाने के लिए मेनली क्या करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल वैल्यू को रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ताकि जितना करंट ये मेजर कर सके, कैपेसिटी जितना है उतना ही ये मेजर कर सके, बाकी करंट क्या हो इस शंट के द्वारा पास हो जाए और गैल्वेनोमीटर क्या हो, खराब नहीं हो। आगे इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तुरंत। ये वोल्ट मीटर में देखिए क्या होगा। वोल्ट मीटर क्या होता है, अब वोल्टेज अगर इसमें अप्लाई हो रहा है, ये माप सकता है, चलिए इसके द्वारा जो वोल्टेज है वो VM लिख देते हैं। ये माप सकता है, मान लीजिए कि 10 मिली वोल्ट माप सकता है। आप यहाँ पे
5 वोल्ट वाला लगा दीजिएगा तो ये उड़वे ना करेगा, खराबी ना होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक लार्ज वैल्यू को रजिस्टर को और एस सीरीज में ऐड है, इसलिए यानी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम लोग किसमें कनेक्ट करते हैं, किसमें, सीरीज में, किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ। अब ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है, अमीटर बनाने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर बनाने के लिए सीरीज में रेजिस्टेंस के वैल्यू को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अमीटर में जो कनेक्ट किया जाता है उसको शंट बोलते हैं, जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, कम होता है, लेकिन वोल्ट मीटर बनाने के लिए जो रजिस्टर ऐड किया जाता है उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो। इसलिए ज्यादा हो कि जो 5 वोल्ट यहाँ पे दे रहे हैं सारा का सारा वोल्टेज कहाँ पे ड्रॉप हो जाए, इस रजिस्टर की हो जाए, और थोड़ा सा ही वोल्टेज क्या बचे, यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू बचे जिसको ये मेजर कर सके। अब आप ऐसे समझिए कि गैल्वेनोमीटर में अगर 5 मिली माइक्रो वोल्ट मापता है तो टोटल जो वोल्टेज होंगे वो 1 वोल्ट होंगे, ऐसे समझ लीजिए। अगर ये 10 मिली माइक्रो वोल्ट मापता है तो ये 2 वोल्ट होंगे, अगर ये 15 माइक्रो वोल्ट मापता है तो ये कितना होंगे, 3 वोल्ट होंगे। तो इतना ही, ये माप कितना रहा है, इतना वैल्यू, लेकिन एक्चुअल में कितना उसमें है, इतना वोल्टेज है। हम लोग ये रेशियो निकाल करके कैलकुलेट कर लेंगे कि आखिर ये रेशियो कितना है। तो मेनली जो है वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या करना है, वोल्ट मीटर बनाने के लिए एक रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर के साथ, और अमीटर बनाने के लिए एक रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर के साथ। वोल्ट मीटर वाला का रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई होगा, अमीटर वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, लो होगा। अब वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि आखिर इस RSH का वैल्यू कितना होगा ताकि ये I वैल्यू को क्या कर सके, मेजर कर सके। I का वैल्यू आप 50 रखें, 100 रखें, 1500 एम्पियर रखें, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप RSH का वैल्यू कितना रखते हैं। जितना छोटा रखिएगा इस RSH का वैल्यू उतना ही ज्यादा यहाँ से करंट फ्लो होगा, और जितना यहाँ पे रिक्वायर्ड है उतना ही रह जाएगा। समझ रहे हो बात को? यानी आई करंट को मापने के लिए RSH का वैल्यू कितना होगा, इस चीज को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। उसी प्रकार से भी वोल्टेज को मापने के लिए, भी वोल्टेज को मापने के लिए कितना RS यानी सीरीज रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, इस चीज को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एक्चुअल में जो वोल्ट मीटर होगा वो कितना मापेगा, VM मापेगा। एक्चुअल में जो अमीटर होगा वो कितना मापेगा, IM का वैल्यू मापेगा। देखिए आप समझिए यहाँ से बात को, जो अमीटर में जो गैल्वेनोमीटर में उसमें करंट का वैल्यू कितना जा रहा है, IM ही जा रहा है, लेकिन हम ये रेशियो निकाल लेंगे कि I मापना है तो RSH का वैल्यू कितना होगा। जरा बताइए, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, तो जितना वोल्टेज इसके क्रॉस होगा उतना ही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा। यहाँ वाले वोल्टेज को हम लोग बोल दे रहे हैं, गैल्वेनोमीटर वाले वोल्टेज को बोल दे रहे हैं VM। क्या बोल दे रहे हैं, VM बराबर क्या हो जाएगा, VSH होगा। जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस उतना ही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी VM बराबर क्या होगा, IM इंटू V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो IM इंटू RM, IM इंटू RM। VSH बराबर क्या होगा, तो VSH बराबर होगा ISH इंटू RSH, ISH इंटू RSH। अब जरा बताइए हमको मापना क्या क्या है, हमको मापना है IM से, कंपेयर करना है IM से कि हाँ ये इतना मेजर करता है, एक इक्विपमेंट है गैल्वेनोमीटर जो इतना मेजर करता है, एक्सटेंड करना है उसको I तक। RM का वैल्यू जिसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इतना है, शंट का वैल्यू निकालना है। आप बताइए यहाँ से फालतू क्या हो रहा है, ये ISH का जरूरी नहीं है, हमको जरूरी किसका है, इस I का। तो इस I के वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे। ISH बराबर क्या हो, जरा बताइए। टोटल करंट I आ रहा था जिसमें से IM इधर चला गया तो बाकी बचेगा वो क्या हो जाएगा, इधर ISH बराबर क्या हो जाएगा, I माइनस IM, IM इंटू RM बराबर ISH बराबर क्या हो जाएगा, I माइनस IM बटा RSH। हमको वैल्यू किसका कैलकुलेट करना है, RSH को, यही रह देते हैं, बाकी को इधर कर देते हैं। IM बाई RM बटा I माइनस IM बराबर RSH। आगे देखिए, इस IM को हम क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं, यहाँ से ले आएंगे ना। अब जैसे समझिए ये वाला IM को हम क्या करें, यहाँ पे ले आए, तो बताइए तो ये वाला पुनः वापस समझ आए कि नहीं। यानी अगर यहाँ ले आए तो क्या होगा, ओवरऑल आप समझिए, यहाँ पे अगर IM ले आए दोनों को अलग अलग कर देते हैं, यानी अगले बार में हम लिख देते हैं RM बटा I बाई IM माइनस IM बाई
आई एम बराबर आर एस एच। आप यहाँ से देख रहे हैं आर एस एच बराबर क्या हो जाएगा, आर एस, ये से ये चला जाएगा तो क्या बचा, आर एम बटा आई बाई आई एम माइनस वन। आई क्या है, जितना करंट हमको मेजर करना है, आई एम क्या है, जितना गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है। अब आपको कोई क्वेश्चन दे दे, सवाल दे दे कि हाँ बताइए, ये एक गैल्वेनोमीटर है, ये एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, आर एम है, ये माप सकता है इतना एम्पियर, लेकिन हमको इससे मापना कितना है, 500 एम्पियर आई मापना है। तो बताइए कि उस जो हम लोग पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे उसका वैल्यू कितना होगा, इस चीज का वैल्यू आर एस एच होगा। अब आई बाई आई एम को हम एक नाम देते हैं, आर एस एच बराबर आर एम बाई, इसका नाम देते हैं एम माइनस वन। यही होता है शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू, आर एम बाई एम माइनस वन, जहां पे एम क्या है, तो जितना करंट मापना है वो उसका, और जितना माप सकता है गैल्वेनोमीटर उसका क्या है, रेशियो है, वेयर एम बराबर आई बाई आई एम। तो ये हुआ शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू। जरा हम लोग किसका वैल्यू निकालते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर के लिए। इसके लिए क्या होगा, तो जरा देखिए, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज, यहाँ पे जो वोल्टेज, अच्छा यहाँ पे बात बताइए, ये सीरीज में कनेक्टेड है तो जितना करंट यहाँ पे फ्लो होगा उतना ही करंट क्या होगा, यहाँ पे फ्लो होगा, उतना ही करंट यहाँ पे फ्लो होगा। करंट का वैल्यू यहाँ पे सेम होगा, लेकिन जो वोल्टेज यहाँ पे है V बराबर क्या होगा, V एस एच प्लस V एम, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब हमको क्या करना है, V एस एच यानी शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, V माइनस V एम कर देते हैं बराबर V एस एच हो जाएगा। V एस एच बराबर क्या होगा, I इंटू आर एस, V बराबर आई आर, I इंटू आर एस, होगा कि नहीं होगा, I मिल गया। अब I सभी जगह के लिए क्या है, सेम है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। V के वैल्यू रहने देते हैं, V एम को भी रहने देते हैं, माइनस V एम बाई क्या हो गया, I बराबर आर एस हो गया। अब इस वैल्यू को क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, यानी V बाई आई माइनस V एम बाई आई बराबर आर एस क्या है, V एम बाई आई बराबर क्या होगा, जरा आप बताइए, V एम बाई आई, V एम इसके क्रॉस है, आई तो सभी जगह सेम है, यानी क्या हो जाएगा बताइए आप, V एम बाई आई बराबर क्या हो जाएगा, आर एम, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अच्छा, V आई का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, आई के वैल्यू को क्या रख सकते हैं, हम रख सकते हैं यहाँ पे V एस एच बाई आर एस रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं, V एम बाई आई रख सकते हैं, किसका वैल्यू, आई का वैल्यू V एम बाई आर एम भी कर सकते हैं। देखिए V बराबर आई बाई V एम बाई, हम लोग क्या लिख दें, V एम बाई आर एम, और ऑलरेडी यहाँ से आ गया है V एम बाई आई बराबर क्या होगा, V एम बाई आई बराबर आर एम बराबर आर एस, ये आर एम कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी V बाई V एम इंटू आर एम माइनस आर एम। देखिए आर एम यहाँ पे भी, आर एम यहाँ पे भी, हम दोनों में कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, V एम माइनस वन इंटू आर एम बराबर आर एस। हमने ऐसा इसलिए किया, V हमको मापना है और V एम है जितना वो गैल्वेनोमीटर माप सकता है, इसलिए अब V बाई V एम को हम लोग क्या बोल देंगे, फिर से M बोल देंगे। अमीटर में I बाई आई एम को M बोल रहे थे, वोल्ट मीटर में V बाई V एम को क्या बोलते हैं, M बोलते हैं। तो देखिए, तो M माइनस वन इंटू आर एम बराबर आर एस, हो गया कि नहीं हो गया, यानी जहां पे हम लिख देंगे M बराबर क्या है, V बाई V एम, यानी V क्या कर सकता है, मापना है हमको, और V एम क्या है, वो माप सकता है। तो ये था सीरीज रेजिस्टेंस का वैल्यू। अगर आपको V वोल्टेज मापना है और वोल्टेज का वैल्यू वो माप कितना सकता है गैल्वेनोमीटर, और V एम माप सकता है, तो जो सीरीज रेजिस्टेंस का वैल्यू लगाना है वो कितना लगाना है, V बाई V एम माइनस वन इंटू आर एम क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अमीटर, और वोल्ट मीटर को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, उसका यानी रेंज को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये था गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्ट मीटर और उसका रेंज का एक्सटेंशन।
अगले वीडियो में इसका हम न्यूमेरिकल देखेंगे, 3-4 न्यूमेरिकल, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन लिखिए, आपको 6 नंबर में आ सकता है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, देखते रहिए, धन्यवाद।